हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब लोग उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज के दिन की हिस्ट्री की बात करें तो वो साल 1919 में 13 अप्रैल का ही दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कई सारे निर्दोष और मासूम लोग बैसाखी के मेले के दिन जलियांवाला बाग में वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये लोग उस समय रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के अरेस्ट करने की पावर्स दे दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में उस दिन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस दिन इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रिटेन के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। 3 साइड्स पूरी तरह से ब्लॉक कर दी थी, जबकि जिस एक साइड के ऊपर बाहर जाने का एग्जिट का रास्ता था उसको जनरल डायर ने खुद ही अपने ट्रूप्स के साथ ब्लॉक कर दिया था। एंड आप में से शायद ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाने वाले भी गुरखा और सिख इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के टोटल 51 सोल्जर्स थे। जनरल डायर ने शूटिंग के आदेश से पहले लोगों को वार्निंग भी नहीं दी थी। और इसके अलावा हिस्ट्री में जनरल डायर की ऐसी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है जिनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि डायर कितना हरामखोर इंसान था। ब्रिटेन की सरकार ने आज तक इस हत्याकांड के लिए भारत से कभी भी माफी नहीं मांगी है। साल 2019 में जब इस हत्याकांड को 100 साल पूरे हुए थे, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डीप रिग्रेट यानी गहरा अफसोस बोलते हुए एक स्टेटमेंट दे दी थी। इस समय ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां पर प्रधानमंत्री हैं। आई होप कि वो इस हत्याकांड के ऊपर ब्रिटिश सरकार की तरफ से माफी मांगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप सोचिए कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उस समय भारत के लोगों के ऊपर किस लेवल के ऊपर अत्याचार किए थे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि भारत को आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितना बुक्स में पढ़ने को लगता है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा बस बुक्स में पढ़ने को ही अच्छी लगती है। हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद ही हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की टॉप 10 अपडेट्स की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ हो रही है, क्योंकि आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर $645.5 बिलियन तक पहुंच गया है। तो अब एक और खुशखबरी निकल कर आ रही है। पिछले एक हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक पिछले एक हफ्ते के दौरान भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $2.95 बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $648.5 बिलियन पहुंच गए हैं और यह भारत का लाइफ टाइम हाई फिगर है। आई होप कि इस साल एंड तक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $1 ट्रिलियन को टच कर लें। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। अब तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो भारत के साथ रिलेशंस को सुधारने नहीं बल्कि जानबूझकर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कनाडा की सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के ऊपर आरोप लगाया था, उसके बाद तुरंत भारत सरकार ने कनाडा में स्थित इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट से अपने कई सारे स्टाफ मेंबर्स को भारत वापस बुलाकर कनाडा में अपने डिप्लोमेट्स की संख्या कम कर दी थी। इसके साथ भारत ने कनाडा से भी कहा था कि वो भी भारत में अपने डिप्लोमेट्स की संख्या को कम करे और अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले, वरना हम उनको एक्सपेल करके डिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद कनाडा की सरकार ने अपने कई सारे एम्प्लॉइज को वापस बुला लिया था। वो तो चलो उस समय भारत ने कहा था, लेकिन अब कनाडा ने एक बार फिर से भारत के साथ पंगा लेना स्टार्ट कर दिया है। सेम तरह का टिट फॉर टैट मूव कनाडा की गवर्नमेंट ने किया है। भारत में जो कनाडा की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं, जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने वहां पर पोस्टेड अपने कई सारे स्टाफ मेंबर्स को भारत से वापस कनाडा बुलाकर भारत में अपने डिप्लोमेट्स की संख्या को कम कर दिया है। पहले ही कम थे, अब तो और भी शॉर्टेज हो जाएगी। अब इससे भारत के लोगों को कनाडा का वीजा मिलने में काफी देरी होगी और थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ये पता नहीं जस्टिन ट्रूडो भारत से कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है ईरान और इजराइल को लेकर। कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हमला करके पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया था। इसी को लेकर पिछले कल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि ईरान अपनी एम्बेसी के ऊपर हमले का बदला लेने के लिए अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। अब क्योंकि इंटेल रिपोर्ट्स काफी स्ट्रांग थी, इसलिए दुनिया के कई सारे देशों ने ईरान और इजराइल को लेकर आधिकारिक तौर पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अगर ईरान या इजराइल जाना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां पर कोई जरूरी काम नहीं है, तो वापस आ जाएं। और जो लोग इन दोनों देशों में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी अपनी यात्रा पोस्टपोन कर लें। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चाइना, रशिया, पोलैंड, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कनाडा समेत दुनिया के कई सारे देशों ने अपने लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कई देशों ने तो इजराइल में स्थित अपनी एम्बेसी के स्टाफ मेंबर से ये भी कहा है कि वो लोग बॉर्डर एरियाज, सेंसिटिव लोकेशंस और हाई रिस्क वाली जगहों के ऊपर वहां पर ना जाएं। आज की चौथी अपडेट भारत, इजराइल और ईरान को लेकर आ रही है।
पिछले कल देर शाम को भारत की सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल और ईरान के लिए एक फ्रेश ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में साफ बोला है कि इजराइल और ईरान की यात्रा ना करें। जो भी लोग इस समय ईरान और इजराइल में हैं, वो भारतीय इन दोनों देशों में स्थित भारत की एम्बेसी को कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करें। इसके साथ ही भारत सरकार ने कहा है कि जब तक वो इजराइल और ईरान के अंदर हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, यानी ज्यादा यहाँ वहाँ नहीं घूमें। इस समय तकरीबन 10,000 भारतीय लोग ईरान में हैं, जबकि 18 से 19,000 इजराइल में हैं। आज की 5वीं अपडेट भी इजराइल को लेकर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इजराइल और ईरान के स्पेस को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। कमर्शियल फ्लाइट्स अब ईरान और इजराइल के स्पेस से, यानी इन दोनों देशों के ऊपर से उड़ान नहीं भर रही हैं। जबकि अमेरिका ने भी पास के रीजन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपने सभी नेवल वॉरशिप्स को इजराइल की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया है। कई सारे नेवल शिप्स को मिडिल ईस्ट रीजन में डिप्लॉय करने के आदेश दे दिए हैं, ताकि ईरान अगर इजराइल के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की रक्षा करने के लिए वहां पर पहले से मौजूद रहे। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल और उसके बीच में कूदता है, यानी कि इजराइल की रक्षा करने के लिए ईरान को टारगेट करता है, तो फिर रीजन में अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं जहां पर यूएस सोल्जर्स पोस्टेड हैं, तो फिर उस केस में ईरान उनको भी टारगेट करेगा। आज की 6th अपडेट आ रही है अमेरिका को लेकर। अब देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में कई सारे मुस्लिम अरब देश हैं, वहां पर अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है और अमेरिका ने अपने ट्रूप्स, फाइटर जेट्स और अपने कई सारे हथियार इन देशों में डिप्लॉय करके रखे हैं। अब मिडिल ईस्ट के 2 देश सामने आए हैं, कतर और कुवैत। इन दोनों देशों ने अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए ये दोनों देश अमेरिका को अपनी कंट्री के बेसिस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अमेरिका इन दोनों देशों से ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स लॉन्च बिल्कुल नहीं कर सकता है। कतर और कुवैत का कहना है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरह से हिस्सेदार बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है ब्रिटेन और पाकिस्तान को लेकर। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। न सिर्फ सिविलियंस बल्कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के जवान भी वहां पर बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने आतंकवादी हमलों के चलते पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को कंट्रीज टू डेंजरस टू ट्रैवल की लिस्ट में डाल दिया है, यानी ऐसे देश जहां की यात्रा करना डेंजरस यानी खतरनाक साबित हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम ने पिछले कल ईरान और इजराइल इन दोनों देशों को भी इस लिस्ट में डाला है, क्योंकि वहां पर भी युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और उज्बेकिस्तान को लेकर। पिछले कल इंडियन आर्मी ने ये जानकारी दी है कि भारत की सेना की गढ़वाल राइफल्स के ट्रूप्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना हो रहे हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 15 अप्रैल को स्टार्ट होगी और 14 दिनों के बाद 28 अप्रैल को खत्म होगी। उज्बेकिस्तान और इंडियन आर्मी दोनों देशों के बीच होने वाली इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है दुस्लिक। इस साल इस एक्सरसाइज का ये 5th एडिशन है। पिछले साल उज्बेकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स 4th एडिशन के लिए भारत आए थे और तब ये एक्सरसाइज हुई थी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और कतर को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल कतर ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद कतर की कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर मोदी सरकार ने इंटरवीन किया, दखल देकर उनको कतर से सेफली भारत वापस लाया। खबर आ रही है कि 7 नेवी वेटरन्स तो कतर से भारत वापस आ गए थे, लेकिन एक नेवी वेटरन अभी भी कतर में ही है। रिपोर्ट्स हैं कि उनको रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन कतर उनको भारत वापस आने की परमिशन नहीं दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन के नाम के ऊपर उनको कतर में ही रखा गया है। आई होप कि वो 8वें नेवी वेटरन भी भारत वापस आकर अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाए। आज की 10th अपडेट लोकसभा इलेक्शन से संबंधित है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि विदेशों में जब भी भारत के लोग किसी मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं तो मोदी सरकार उनकी मदद के लिए तुरंत सामने आती है और उनको रेस्क्यू करके भारत वापस लाया जाता है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन वीडियो जारी किया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आप भी देखिए। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन वापस आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विदेश में संकट में फंसा हर भारतीय सुरक्षित वापस आएगा, ये मोदी की गारंटी है। 24/7 काम करने की गारंटी, 2047 तक ऊंचे मुकाम की गारंटी, मोदी की गारंटी। मानो ना मानो, बीजेपी की एड्स दिन ब दिन काफी एंटरटेनिंग हो रही हैं। प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताएंगी कि आप इस साल की लोकसभा इलेक्शंस में वोट डालेंगे, हाँ या फिर ना, और अगर ना तो उसका क्या कारण है, नीचे कमेंट करें।